क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। करीब एक साल पहले 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर राज्य को आजादी मिली 370 से, जी हां, जब अनुच्छेद 370 से आजादी मिली तो देश के कई हिस्सों में, या कह सकते हैं पूरे देश में, लोगों ने खुशी के मारे रोशनी के दिए जलाए थे। और उस वक्त जब लोगों ने ये रोशनी के दिए जलाए तो उनको अंदाजा नहीं था कि जो रोशनी वो कर रहे हैं उस रोशनी में कई सारे जो काले चेहरे हैं वो दरअसल उजागर होने वाले हैं। और अब ऐसे स्याह चेहरे देश के सामने आने लगे हैं, देश के सामने इनका राज खुलने लगा है। रोशनी के नाम पर जो 20 साल तक जम्मू कश्मीर में अंधेर गर्दी चलती रही, रोशनी के नाम पर 20 साल तक जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जमीनों पर कब्जा होता रहा, जिस तरह से रोशनी के नाम पर गरीब लोगों के नाम लेकर जो लूट होती रही, एक ऑर्गेनाइज्ड लूट होती रही, अब उस लूट को करने वाले जो चेहरे हैं वो देश के सामने आने लगे हैं। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह की उम्मीद थी वैसा ही हो रहा है। इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम देश के सामने आ रहे हैं। दो टूक में आज हम यही बात करेंगे क्योंकि ये नाम बहुत बड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो बरसों तक जो लोग राज कर रहे थे, जो लोग शासन कर रहे थे, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसे सभी सत्ता पर बैठे लोगों के नाम इस घोटाले में उजागर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ और बड़े नाम अभी सामने आने हैं, लेकिन 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला और उनके परिवार का नाम इसमें उजागर हो रहा है। कई के जो मंत्री रह चुके हैं उनके नाम उजागर हो रहे हैं। ऐसे कई नाम हैं जो अब रोशनी घोटाले में सामने आ रहे हैं। दो टूक में आज हम इसी पर बात करेंगे कि दरअसल ये सब घोटाला जो है, इतना बड़ा घोटाला जो है, किस तरह से वो चलता रहा और ये जो नाम उजागर हो रहे हैं, क्या वास्तव में आपको चौंका रहे हैं या फिर आपको वास्तव में लगता था कि नहीं, ये नाम तो ऐसे हैं ही जो दरअसल घोटाला कर ही रहे होंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर 370 हटने पर इतनी पीड़ा हुई, इतना दर्द हुआ और उसके खिलाफ जिस तरह से गुपकार रोड पर बैठकर एक पूरा गुपकार को लेकर एक गुपकार अलायंस बना लिया गया, जिसको गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार गैंग कहा था, तो कहीं ना कहीं वो जो दर्द है 370 को हटने का और साथ साथ घोटाले वहां के उजागर होने का, इसके बीच सीधा संबंध भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए आपको कुछ बड़े नामों से आपको परिचित करवा दूं और आपको यह भी दिखा दूं कि इस घोटाले में क्या क्या नाम उजागर हो रहे हैं और कौन कौन से बड़े नाम सामने आ रहे हैं। आइए देखते हैं रोशनी के जो गुनाहगार हैं वो कौन कौन है। रोशनी घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने आ रहा है। यह आरोप है कि मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला ने इसमें जो है घोटाला किया। 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, बड़े नेता, देश के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला। और उनके नाम क्या आरोप है, उन पर आरोप है कि फारूक अब्दुल्ला ने दरअसल 3 कनाल जमीन खरीदी। जम्मू में सजवान इलाके में उन्होंने 3 कनाल जमीन खरीदी, पर 7 कनाल जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और रोशनी एक्ट के बहाने इस जमीन को अपने नाम कर लिया। उनकी बहन सुरैया मट्टू ने भी 3 कनाल 12 मरले भूमि अपने नाम की और इस जमीन का जो 1 करोड़ रुपए जमा कराना था वो आज तक उन्होंने जमा भी नहीं करवाया है। आरोप यह भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कार्यालय को भी इसी एक्ट का फायदा उठाकर बनाया गया, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जम्मू कार्यालय है वो भी इसी तरह से जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है रोशनी एक्ट के तहत। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ट्रस्ट का कार्यालय है वो भी रोशनी एक्ट का लाभ उठाते हुए अपने नाम किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। ये भी बात सामने आ रही है। लेकिन इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उस इलाके में तो सैकड़ों लोगों के घर हैं, अगर उनका भी घर उस इलाके में है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। यानी वो कह रहे हैं कि दरअसल कई लोग हैं जिनके मकान है तो उनके ऊपर निशाना क्यों। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को उन नेताओं की पहली सूची सार्वजनिक हुई है जिन्होंने दरअसल इस तरह से रोशनी एक्ट के नाम पर जमीनों पर घोटाला किया। ऐसी पहली लिस्ट, और पहली लिस्ट में पीडीपी नेता हसीब द्राबू और उनके परिजनों का नाम शामिल है। ये वित्त मंत्री रह चुके हैं पीडीपी नेता हसीब द्राबू, जो उनका नाम सामने आया है। पूर्व मंत्री हसीब द्राबू के नाम 1 कनाल जमीन हस्तांतरित की गई, 1 कनाल जमीन इनके नाम। और इसके अलावा परिवार भी, हसीब द्राबू की मां, उनके 2 भाइयों के नाम भी 1-1 कनाल जमीन हस्तांतरित हुई। तो ये एक बड़ा नाम है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में गृह मंत्री रहे सज्जाद किचलू और पूर्व मंत्री सईद आखुन का नाम भी
शामिल है इस घोटाले में जमीन कब्जा करने वालों में। गृह मंत्री रहे सज्जाद के जुलूस में देखिए, पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी, असलम गोनी के नाम भी जमीन ट्रांसफर हुई, उनके नाम भी पहली लिस्ट में सामने आए हैं। जेके बैंक के पूर्व चेयरमैन एमवाई खान का नाम भी इस पहली लिस्ट में है। देखिए बड़े बड़े नाम है जो सामने आ रहे हैं, अभी कुछ और बड़े नाम सामने आने हैं अगली लिस्ट में। व्यवसायी और कांग्रेस नेता के आमला के नाम पर 11 कनाल से अधिक सरकारी जमीन जिसको उन्होंने कब्जा लिया रोशनी के नाम पर। रोशनी के नाम पर किस तरह की अंधेरगर्दी चलती रही, ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। होटल व्यवसायी मुश्ताक अहमद चाया के ने 10 कनाल से ज्यादा जमीन कब्जाई, ये तथ्य सामने आ रहे हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी मोहम्मद शफी पंडित ने अपने और परिवार के नाम कई कनाल जमीन कराई, जी हाँ, न सिर्फ अपने नाम बल्कि अपने परिवार के नाम भी। तो इस तरह के कई बड़े बड़े नाम हैं जो सामने आ रहे हैं और जैसा मैंने कहा अभी कई और बड़े नाम सामने आने बाकी हैं। तो आज दो टूक में चर्चा इसी पर। दो टूक का मेरा आज का पहला सवाल आपके सामने है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, कुछ और बड़े नाम सामने आने हैं। तो आज का मेरा पहला सवाल थोड़ा दिलचस्प है। सवाल यह कि रोशनी के नाम हुए घोटाले में सबसे बड़ा घोटालेबाज कौन? क्योंकि घोटालेबाज तो हर पार्टी से निकल रहे हैं, बड़े बड़े नाम निकल रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो आप ये उठेगा कि सबसे बड़ा घोटालेबाज कौन है? क्या वो फारूक अब्दुल्ला जिन्होंने इस रोशनी एक्ट को दरअसल लागू किया, लाए, या फिर उसके बाद उनके उत्तराधिकारी जो इसका फायदा उठाकर लगातार काम करते रहे? मेरा दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है। दो टूक का मेरा दूसरा सवाल, जैसा कि फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि घोटालेबाजों का नाम उजागर करके क्या जिला परिषद चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? यह मेरा आज का दूसरा सवाल है। तो 2 सवाल और 3 मेहमान मेरे साथ आज की इस चर्चा में, आज के डिबेट में जुड़ रहे हैं। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ संजू वर्मा जुड़ रही हैं। संजू वर्मा बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संजू वर्मा जी मेरे साथ जुड़ी हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान सुशील पंडित जुड़ रहे हैं। सुशील पंडित जम्मू कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट हैं। और मेरे साथ जल्द ही माजिद हैदरी जुड़ेंगे। माजिद हैदरी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बेस्ड पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। संजू वर्मा जी, आपसे इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। जैसा फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, वहां पर लोकल बॉडी चुनाव हो रहे हैं और इसकी टाइमिंग जिस तरह से लिस्ट सामने आ रही है, हालांकि इसमें यह कहा जा सकता है कोर्ट के आदेश पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठाए जा रहे हैं इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अशोक जी, पहले तो नमस्कार आपके दर्शकों को। नमस्कार। और धन्यवाद, आपने मुझे अपने हिट शो पर बुलाया। मैं एक बात साफ साफ आपके दर्शकों के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि ये जो बार बार जब भी जांच अधिकारी कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, विपक्ष का रवैया रहा है कि सरकार जांच अधिकारियों और जांच एजेंसीज में दखलंदाजी कर रही है। तो ये विपक्ष का जो लकीर के फकीर, ये उनका अंदाज रहा है। मैं पहले तो ये कह दूं कि 9 अक्टूबर 2020 को ही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच, जिसमें गीता मित्तल और राजेश बिंदल थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि रोशनी एक्ट के तहत घोटाला सिर्फ 25,000 करोड़ का नहीं है। जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो 25,000 करोड़ का है। गबन का मामला, गैर कानूनी तरीके से जमीन हड़पने का मामला, जिसमें बड़े से बड़े एनसी, टीडीपी, कांग्रेस के नेता शामिल हैं। सच में देखा जाए तो मामला 25,000 करोड़ नहीं, 2.5 लाख करोड़ बिल्कुल तक की जमीन को कौड़ियों के दाम दे दिया गया। और ये गीता मित्तल ने कहा, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की जो मुख्य जस्टिस थी, उन्होंने कहा कि सीबीआई को ये केस पूरा रोशनी एक्ट का जांच के लिए दिया जाए। जो रोशनी एक्ट के तहत पिछले कई सालों में जमीन दी गई है कौड़ियों के दाम पे बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को, वो सारे जमीनों को निरस्त करके जमीन को वापस लिया जाए। तो यहाँ पर बीजेपी पर निशाना तानना, मुझे लगता है ये विपक्ष की पुरानी आदत है, क्योंकि हर चुनाव में विपक्ष बीजेपी से मुंह की खाती आ रही है। चाहे वो बाईपोल हो उत्तर प्रदेश का, मणिपुर का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, या फिर हाल ही में हुए बिहार चुनाव। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो गुक्कर गैंग है, इनसे मैं पूछना चाहती हूं, आपका तो मॉरल हाई ग्राउंड ही नहीं है। आप कौन सी नैतिकता की बात करते हैं? आप सत्ता की मलाई खाते आ रहे हैं पिछले 2-3 दशकों से। आज जब जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है कि सारी जमीनें वापस ली जाए क्योंकि ये जबरन
घोटाला करके आपने अपने रिश्तेदारों को दी, तो आपको जी। इतनी चुभन क्यों हो रही है? ठीक है। आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 को हम वापस लेकर आएंगे, अनुच्छेद 35A को हम वापस लेकर आएंगे। ठीक है। मैं कह दूं अशोक जी, इनको ना तो अनुच्छेद 370 से कोई लेना देना है, ना अनुच्छेद 35A से लेना देना है। ये सत्ता की नीलामी पर अपना कब्जा रखने के लिए ये चाहते हैं कि कोई कार्रवाई ना हो और रोशनी एक्ट के तहत जो इन्होंने जमीनें हड़पी थी वो वापस न ली जाए। ठीक है। बात बस इतनी से है, ना चुनाव से कोई मतलब नहीं, ना इनको जनता के हित से कोई मतलब है। ठीक है संजू वर्मा जी, आपने एक बात कही, आपने कहा कि कौड़ियों के दाम पर, तो जानकारी जो सामने आ रही है वो ये है कि जो फारूक अब्दुल्ला साहब की बहन है उन्होंने तो 1 करोड़ रुपया भी नहीं चुकाया, तो कौड़ियों के दाम तो छोड़िए, उन्होंने तो 1 पाई तक जो है चुकाई नहीं जो उनको चुकानी चाहिए थी। एक बात ये, दूसरी बात आपने गुपकार, जो जिसको गुपकार गैंग कहते हैं अमित शाह जी, आपने गुपकार की बात करी, तो ये भी बता दूं कि मैंने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के प्रवक्ताओं को आज की डिबेट में आमंत्रित किया था, लेकिन शायद उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इसके कि चुनाव का बहाना बनाया जा रहा है, और जबकि अब उनके अंधेर गर्दी जो थी उस पर रोशनी पड़ रही है, तो शायद उनको मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, इसलिए आज उस कार्यक्रम में भी नहीं आए। तीसरी बात, आपने बड़ी साफगोई से आपने जो कहा कि सरकारों पर निशाना बनाते हैं, मैं जानता हूं आप मुंबई बेस्ड हैं और मुंबई में आप रहती हो, तो जाहिर तौर पर आज आपका निशाना शायद कहीं ना कहीं जो छापे मुंबई में पड़े हैं ईडी के, आपका निशाना शायद वहां पर भी होगा। लेकिन अब मैं सुशील जी आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी, घोटालेबाज तो बड़े सारे हैं, मतलब इसमें तो देखिए बड़े बड़े नाम, पूर्व गृह मंत्री हसीब द्राबू, पूर्व वित्त मंत्री, मतलब ऐसे ऐसे नाम है, फारूक अब्दुल्ला, उनकी बहन, और किस किस के नाम नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये दिलचस्प सवाल है, घोटालेबाज तो 20 साल में जो जिसको सत्ता मिली सबने हाथ साफ किया, आपकी नजर में सबसे बड़ा घोटालेबाज इनमें कौन निकलेगा भाई? देखिए, इस मामले में सबसे बड़ा घोटालेबाज वो है जिसने यह कानून बनवाया। फारूक अब्दुल्ला ने 2001 में विधेयक ला करके यह कानून पास कराया। उससे पहले 90 के दशक में उन्होंने जमीनें हड़पी थीं, और फिर उन्हीं बकरवाल, गुजर और कबीलों के नाम पर, गरीबों के नाम पर, जंगल के रखवालों के नाम पर उन्होंने कहा कि जो जहां पर है उसको उसी जमीन का पट्टा कुछ पैसों में, कुछ रुपयों में लेकर के पक्का कर दिया जाएगा। उसके लिए ये कानून बनाया गया। लेकिन जैसा कि आपने बताया है कि एक के बाद एक जब मुख्यमंत्री आते रहे, उन्होंने जो कट ऑफ डेट थी उसको आगे बढ़ाना शुरू किया, और अपने अपने जमीन के घोटालों को इस कानून के तहत नियमित करने के लिए वो कट ऑफ डेट आगे बढ़ाते गए, और उसके तहत जमीनें हड़प करते गए और हड़प करवाते गए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा तथ्य यह है कि 90% से अधिक भूमि रोशनी एक्ट के तहत जो हड़पी गई वो जम्मू प्रांत की थी, और 90% से अधिक लाभार्थी इस हिंदू बहुल जम्मू प्रांत में मुसलमान थे। तो ये केवल सरकारी संपत्ति, सरकारी जमीन, जंगलों की जमीन, नदी के तट, केवल ये हड़पने का काम नहीं था। ये जम्मू के जनसंख्या के अनुपात को, डेमोग्राफी को प्रभावित करने का, उसकी हिंदू बहुल प्रकृति को नष्ट करने का, और यहां पर भी जैसे घाटी से हिंदू खाली करा लिए गए, फिर जम्मू में दबाव बढ़ाने का एक बड़ी योजना थी। और इस योजना में मुझे मालूम नहीं क्यों ये नाहक बीजेपी को बार बार दोष देते हैं कि वो ये काम कर रही है, इनका नाम बदनाम कर रही है। देखिए, जब फारूक अब्दुल्ला ये कानून लेके आए तब फारूक अब्दुल्ला एनडीए का हिस्सा थे, बीजेपी की केंद्र में सरकार थी, उनका गवर्नर था, चुपचाप ये कानून बनाने दिया गया। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद आए, उसके बाद गुलाम नबी आजाद आए, उसके बाद उमर अब्दुल्ला आए। इन सब मौकों पर बीजेपी ऑपोजिशन में थी, चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोला, भाई इनको करने दिया। उसके बाद पीडीपी बीजेपी की सरकार आई, हसीब द्राबू थे उसमें, तब भी बीजेपी ने कोई विरोध नहीं किया, इनको चुपचाप करने दिया। 20 साल बीजेपी ने उंगली नहीं उठाई, मुंह नहीं खोला, आज इनके ऊपर दोष क्यों दे रहे हैं? वो तो चुपचाप बैठे रहे। एक बेचारे वकील ने, अंकुर शर्मा ने 2014 में इसके ऊपर एक याचिका दायर की
सुशील जी, उस याचिका का भी विरोध सुशील जी, मैं पहले भी बीजेपी गठबंधन सरकार ने मिलकर मैं किया। वही कह रहा हूँ सुशील जी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है रोशनी के नाम पर जब डिबेट होती है तो भाग खड़े होते हैं और आपको निशाने पर बीजेपी के लोग मिल जाते हैं। और ठीक है, आपने जो सवाल उठाए वो बार बार उठते हैं और उठते रहेंगे। अगर संजू वर्मा जी उसका जवाब देना चाहेंगे तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं पहले माजिद हैदरी साहब के पास जा रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। माजिद जी, सवाल ये है कि जो सुशील जी कह रहे हैं कि चलो बीजेपी चुप रही, बाकी सबने इस जो भ्रष्टाचार की पूरी जब चल रहा था उसमें अपने अपने हाथ साफ कर लिए, पर सवाल मेरा पत्रकारों से भी है। जम्मू कश्मीर में इतने पत्रकार हैं, इतने विजिलेंट पत्रकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं जम्मू कश्मीर के पत्रकारों को, खासकर श्रीनगर के पत्रकारों को। इतना बड़ा घोटाला सबकी नाक के नीचे चलता रहा, सालों साल चलता रहा, लेकिन पत्रकारों ने कोई इस पर इस तरह की रिपोर्ट नहीं की कि कितना बड़ा घोटाला है ये। क्या वजह है कि मीडिया भी इस पूरे मामले पर खामोश रहा? क्या उनको भी सीधा सीधा लाभ मिल रहा था क्या इसमें? जी अशोक साहब, क्योंकि आपका बहुत ही लोकप्रिय ये कार्यक्रम है तो मैं सब दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो रोशनी घोटाला है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जमीन का घोटाला नहीं है, पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा आज तक का घोटाला है। ये जो घोटाला है, रोशनी का घोटाला, ये किसी गरीब के घर से अंधेरा नहीं हटा पाया। और ये जो रोशनी का घोटाला है जिसमें आप डॉक्टर फारूक साहब की बात करते हैं, मुफ्तियों की, अब्दुल्लाओं की बात करते हैं, वो मैं बता दूं ये भाजपा के आशीर्वाद से 2001 में जब एनडीए सरकार का नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अपना हिस्सेदार था, उस वक्त के भाजपा के आशीर्वाद से सबसे पहली चीज है रोशनी घोटाला आया। ये आप किस आधार पे आप कहते हैं? जब आप ऐसा कहते हैं तो कोई आधार है? जाहिर तौर पे जो सुशील जी ने इशारा किया केंद्र की सरकार, मैं आपको कह रहा हूं कि ये भाजपा के आशीर्वाद से एनडीए के रिजीम में 2001 में ये पास हुआ, क्योंकि वाजपेयी जी ने, एल के अडवाणी जी ने आशीर्वाद दिया, हाँ जी कर लो जो तुम लोगों ने घोटाला करना है कर लो, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेंगे। अब जो लिस्ट की बात करें, जो सुशील जी ने बात की, जो इन्होंने आंकड़े दिए, मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़े दे दूं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 44,912 कनाल जमीन रोशनी के अंडर दी गई, उसमें से मुसलमान भाइयों को सिर्फ 1180 कनाल, बाकी सारी 43,000 कनाल जमीन मेरे हिंदू भाइयों के पास। आप किसी भाजपा के लीडर का नाम तो बता नहीं, जम्मू में किस भाजपा के लीडर ने जमीन खाई। आप किसी आरएसएस के लीडर का, संजू वर्मा जी, बात नहीं करेंगी। ये सिर्फ बात करेंगे मुसलमानों की, क्योंकि लैंड जहाद बनाना है। अभी तो जिनके नाम आया उनकी बात करेंगे ना माजिद जी, मुझे बताएं जिनके नाम आया उनकी बात करेंगे ना। बता दीजिए, आप बताइए संजू वर्मा साहिबा, बताएं हमने करना क्या है इस देश में। अरे ठीक है, मैं संजू वर्मा जी से पूछूंगा, लेकिन माजिद जी मेरा जो मूल सवाल था, माजिद जी आपने राजनेता की तरह सबको जो है धो दिया, लेकिन मैंने जो पत्रकार की तरह आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के जो पत्रकार थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलती है, पुरस्कार मिलते हैं, वो कहां खामोश थे, वो कहां छुपे बैठे थे? देखें अशोक जी, बहुत अच्छी बात की आपने, शर्मिंदगी है। मैं आज अपना सर शर्म से झुकाता हूं कि हम पत्रकारों ने इस पे चुप्पी धारी, लेकिन मैं बता दूं अगर इसमें सच्चा प्रोब होगा ना तो पता चलेगा बहुत बड़े बड़े पत्रकारों को भी इसमें हिस्सा मिला होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। कभी नहीं होगा, सच्चा प्रोब कभी नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों को फंसाना है। माजिद आपने बड़ी बात कही, अच्छी बात की आपने, और आप अगर ये बात कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के तमाम पत्रकार जो हैं अगर उनको शर्मिंदा होना पड़ रहा है तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये अच्छी बात है कि अगर कम से कम जम्मू कश्मीर के पत्रकार जो इसमें खामोश रहे, इस पे आवाज नहीं उठाई। अगर आप उनकी ओर से ये कह रहे हैं कि शर्मिंदगी की बात है तो मैं आपको दाद देता हूं इस बात के लिए कि चलिए आपने साफ गोई से बात तो स्वीकार की। लेकिन मैं संजू जी के पास जा रहा हूं। संजू जी, क्या आपको लगता है जो माजिद हैदरी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी का आशीर्वाद था, इसलिए जो है ये सब कुछ चलता रहा? मैं पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ कि चाहे सुशील पंडित हो या माजिद हैदरी पर मैं बाद में आऊंगी। सुशील पंडित का तो ये रवैया है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी विपक्ष में थी, उंगली नहीं उठाई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपने आप को कश्मीर के बड़े एक्सपर्ट मानते हैं, आपने क्या किया? 20 साल तक आप लोगों ने तो चुप्पी साधी रही, आपने उंगली तक नहीं खड़ी की। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कई लाख करोड़ की जमीन हड़प ली, जब मुश्ताक अहमद छाया ने जमीन हड़प ली, जब कृष्ण आमला कांग्रेस के इतने बड़े नेता उन्होंने जमीन हड़प ली, जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन एमवाई खान और हसीब द्राबू और उनके भाई अहमद द्राबू, एजाज द्राबू, उन्होंने जमीन हड़प ली, तब आप चुप्पी साधे बैठे रहे। आप लोगों को डर लगता है हसीब द्राबू के खिलाफ बोलने में, आपको डर लगता है सैयद किचलू के बारे में बोलने में, आपको डर लगता है एमवाई खान के बारे में बोलने में, आपको डर लगता है सैयद अखूद के बारे में बोलने में, आपको डर लगता है मुफ्ती के बारे में बोलने में, आपको डर लगता है फारूक अब्दुल्ला के बारे में बोलने में। पर बीजेपी को
कटघरे में लाकर खड़ा करना, इस चीज में सुशील पंडित माहिर है। सुशील जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूं जी आज हाँ। माजिद हैदरी बहुत खुश हैं। और दूसरी बात यह भी है, आप जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिसीज को लेकर के और खास करके 370 को लेकर के आप हमेशा, बीजेपी ने जिस तरह से सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया है, आप हमेशा उनकी पीठ थपथपाते रहे, ठोकते रहे। लेकिन जी आज हाँ। ऐसी नाराजगी क्या है कि आप इस पूरे घोटाले में, जो कि अब जब नाम सामने आ रहा है तब भी आप लगातार बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं? देखिए, इसकी मेरी बीजेपी से शिकायत मात्र इतनी है कि जब 2014 में इसके ऊपर हाई कोर्ट में याचिका हम लोगों के, हमारे ही दोस्त ने मिलकर के हम लोगों ने इस पर मुहिम चलाई है। अंकुर शर्मा ने यह याचिका 2014 में हाई कोर्ट में डाली, तो 2015 में पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार ने इसका विरोध किया। उनके अपने वकीलों को मोटी मोटी तनख्वाहें देकर के, फीस देकर के इसका विरोध कराया। हम लोगों को चुप संजू जी कराया। आ रहा हूं, एक मिनट संजू जी आता हूं। दिक्कत यही है कि जब हम 370 या 35A के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गए, तब भी बीजेपी के ही वकीलों ने वहां पर हलफनामे दायर किए कि हमारा इसके ऊपर कोई भी रवैया नहीं है, हम इसके ऊपर एफिडेविट नहीं डालेंगे। लेकिन अल्टीमेटली वो हटा ना, 370 नहीं, वो हटा, अल्टीमेटली 35 से हटा ना। लेकिन उसके लिए हम लोगों को उल्टा लटकना पड़ा। हाँ। उसके लिए हम लोगों को दुनिया भर में जा जाकर रोना गाना पड़ा। चलिए ठीक है, चिल्ला ठीक है। कर मेरा दुनिया को बताना सुनिए, पड़ा मेरा आज कि का नीति एक डिबेट है। का विषय वो नहीं है। मैं नहीं चाहता, अलग है, सुनिए, इसीलिए मैं मैं आपको, कह रहा हूं सुनिए, मैंने कि आपको रोशनी जवाब देने का एक्ट मौका में- दिया, लेकिन संजू जी मैं आऊंगा, एक मिनट। मैं, मेरे डिबेट का आज का विषय ये नहीं, डिबेट का विषय ये है जो लूट खसोट जिस पर हुई, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों के नाम सामने आए हम उन पर बात नहीं कर रहे हैं। आज अगर बीजेपी और सुशील पंडित जो कश्मीरी एक्टिविस्ट है, वो अगर आज एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस वार में और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं वो तमाम नाम, बड़े बड़े नाम जो सामने नहीं आ जाने रहे हैं, चाहिए। उसकी आड़ में ये नाम जो है, इनके जो काले धंधे थे, वो छुपने नहीं चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अशोक जी, इसलिए मैं माजिद आपको एक हैदरी, तथ्य दूं। मैं एक बार फिर मैं एक तथ्य मैं दूं आपकी अभी। बात का जवाब लूंगा, लेकिन माजिद हैदरी, मैं संजू जी एक मिनट आता हूं, संजू जी एक मिनट आ रहा हूं, माजिद हैदरी। लेकिन क्या आपको जो नाम सामने आए हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला और माजिद हैदरी, आप जानते हैं जब जम्मू कश्मीर में जब 370 को वहां से हटाया गया, तब मैं भी श्रीनगर में था, करीब करीब 15 दिन में वहीं पर था। और उस वक्त जब ये तमाम नेता नजरबंद थे, तो मैंने कम से कम श्रीनगर में और बाकी तमाम इलाकों में स्थानीय लोगों को यह कहते सुना था कि इनको आप बिल्कुल अंदर रखिए, क्योंकि इन्होंने लोगों का हक मारा है। क्या ये तमाम कारण हैं कि लोग इनके पक्ष में खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे? क्योंकि स्थानीय लोग, लोकल लोग देख रहे थे कि किस तरह की लूट खसोट नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लगातार जम्मू कश्मीर में कर रहे थे। देखिए अशोक जी, इस बात में कोई शक नहीं कि लोग इनसे नाराज थे, क्योंकि 70 वर्षों से सिर्फ जम्मू कश्मीर में लूट खसूट और लूट खसूट ही चल रहा था। लेकिन ये लूट खसूट इसलिए चल रहा था क्योंकि नई दिल्ली ने हमेशा, वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, भाजपा ने भी कश्मीर में हमेशा ऐसे ही लूट होने दिया। मैं आपको बता दूं, पिछले 2 वर्षों से दिल्ली का शासन है जम्मू कश्मीर में, और जो 70 वर्षों में लूट खसूट नहीं हुआ, पिछले 2 वर्षों से हो रही है। आज जो आप लिस्ट की बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ मुसलमान कश्मीरी लीडरों का नाम क्यों है? उसमें जम्मू के भाजपा के लीडर का नाम क्यों नहीं है जिसको रोशनी में जमीन मिली? उसमें आरएसएस के लीडर का नाम क्यों नहीं है जिसको पहली जम्मू लिस्ट में है जमीन ना, मिली? इंतजार उसमें तो वो कीजिए। 30,000 कोई नाम छुपेगा थोड़ी। अगर किसी ने, मेरे हिंदू माजिद जी, भाइयों को अगर मिली। किसी ने जमीन पर कब्जा किया होगा तो कोई नाम छुपेगा थोड़ी। और दूसरी बात, क्यों नहीं आया वो सामने ना? और दूसरी बात, हमें अधूरी हमें पता है सीबीआई कैसी इंक्वायरी करती है इस देश में। हमने अब देखा है बंगाल में क्या किया था सीबीआई पे भरोसा नहीं करेंगे, किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। जांच एजेंसी इस पूरे मामले में तो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट पे तो भरोसा करेंगे। क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट भी मैनेज होती है? हाई कोर्ट पे तो भरोसा करेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट की हम तारीफ करते हैं, गीता तो मीटल फिर साहिबा ने बहुत ही अच्छा पास किया है। तो फिर आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे कि नाम सबके सामने आएंगे? आपको तो आज खुश होना चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनके परिवारों के, उनके खानदान के लोग जो करते रहे वो सामने चीजें आ रही हैं। आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए, पीठ थपथपानी चाहिए। हाई कोर्ट की सीबीआई आरएसएस की शाखा की तरह काम कर रही है, प्रोफेशनली काम नहीं कर रही। ना एनआईए प्रोफेशनली काम कर रही है, ना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रोफेशनली काम कर रही है। ये तोते बन चुके हैं भाजपा के, जो इनको भाजपा से आएगा आरएसएस की शाखा पे हमला करके आपको क्या हासिल होगा मुझे नहीं मालूम। आप बिल्कुल कर सकते हैं, स्वतंत्र है इस बात के लिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, क्या ये जो आप बार बार बीजेपी आरएसएस कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं ये इन पाप जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनके पापों को छुपाने की कोशिश तो नहीं है संजू वर्मा जी? अरे पाप तो एक मिनट, भाजपा संजू छुपा वर्मा रही जी है को अपने जवाब दूध देने में दीजिए, धुले हुए एक मिनट। लीडरों का। अरे दूध में धुला हुआ कोई नहीं होता, उनके भी नाम दिखाओ अरे जनता बाबा को, दूध में जिन्होंने धुला लूट कोई नहीं खसूट की होता, है। लेकिन ये भी तो है ना कि जो जिनके चेहरे सामने आ गए हैं, जिनके चेहरों पे कालिक है, कम से कम उनके लिए भी तो कुछ बोल दीजिए। बोलिए संजू जी। जब तक संजू वर्मा। इस पे सेक्युलर लिस्ट आई है, कम्युनल लिस्ट दिखाई है, ये सेक्युलर लिस्ट करप्शन की नहीं चलेगी। अरे इसको आप हमें सेकुलर कम्युनल मत बनाइए इस corruption डिबेट की। को ना। ये तो सीधा सीधा आजादी के बाद सबसे बड़ा घोटाला जमीन का, जम्मू मैं कश्मीर कुछ की कहना जमीन चाहती का, हूँ। जिस जमीन को लेकर के आप इतने सेंटिमेंटल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। संजू जी। मैं पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ कि माजिद हायदरी खुद को पत्रकार कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि देश के संविधान, देश की कानूनी व्यवस्था और देश की जांच अधिकारी एजेंसी सीबीआई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर ये हमेशा ताना कसते हैं और उंगलियां उठाते हैं। ये रहते तो है भारत में, पर ना तो इनको भारत के संविधान में विश्वास है, ना भारत की जांच एजेंसियों में विश्वास है। तो आप अपने आप को भारतीय ना कहें, हमें शर्मिंदा ना करें। दूसरी बात, आप कहते हैं कि मुसलमानों के नाम क्यों आए हैं? मुसलमानों के नाम इसलिए आए हैं क्योंकि 50 लाख कनाल जो जमीन है वो मुसलमानों को दी गई है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, भारत के वरिष्ठ अखबार 16 मार्च 2020 की न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई है, जहां जी, कहा गया जी। है कि 90% जमीन रोशनी एक्ट के तहत मुसलमानों को दी गई। अब ये हमारी गलती तो नहीं है कि हसीब ड्राबू मुसलमान है, सैयद किचलू मुसलमान है, मुश्ताक अहमद छाया मुसलमान जी। है, फारूक अब्दुल्ला मुसलमान है, मुफ्ती मुसलमान है। तो मुसलमान हिंदू की बात ना करें तो बेहतर होगा। हिसाब दीजिए, 50 लाख कनाल मुसलमानों को दिया गया। फालतू में हमेशा बीजेपी जाहिर सी बात है, इस पूरी डिबेट में हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखना भी अपने आप में मुझे लगता है खतरनाक है, क्योंकि जो घोटालेबाज है घोटालेबाज है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू मुस्लिम के आईने में कतई देखने की जरूरत नहीं है। हम ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में और किस तरह की सरकारें और कितने साल तक कौन कौन सी पार्टियां शासन करती रहीं, और इस घोटाले में उस तमाम पार्टियों से जुड़े सभी लोग शामिल हैं। ये पहली लिस्ट है, लेकिन बड़े नाम हैं, और इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि इस बड़े घोटाले में कितने नाम शामिल थे और किस हद तक उस जमीन की लूट खसोट जम्मू कश्मीर में हुई, जिस जमीन को बचाने के लिए, बचाने का बहाना बनाकर 370 का नाम लिया जाता था, जिस जमीन को बचाने का बहाना बनाकर 35A का नाम लिया जाता था, लेकिन उसी जमीन की वहां पर रहने वाले बाशिंदे, वहां के नौकरशाह और वहां के जो तमाम नेता थे, किस तरह से लूट खसोट करते रहे। आज वो कच्चा चिट्ठा खुल रहा है और कुछ और बड़े नाम सामने आएंगे, उनके लिए भी तैयार रहिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जवाबदेही बनती है। मैंने आज की डिबेट में उन दोनों पार्टियों को कहा था, आइए और अपने आप को डिफेंड कीजिए, लेकिन जब किसी के पास डिफेंड करने के लिए कुछ होगा नहीं तो शायद वो डिफेंड भी कैसे करेगा, ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे पीडीपी और एनसी से ये जवाब जरूर मांगा जाए, आज नहीं तो कल दोबारा कोशिश करेंगे, दोबारा इस डिबेट को करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की डिबेट के लिए मेरे तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दो टूक में आप तीनों को शामिल होने के लिए। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।